पटना क्यू सेंटर साबखाना रोड डुमराव ऑनलाइन जीकेजीएस स्टडी में मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो भी हम पीछे में एक वीडियो बनाए थे जो कोविड-19 के वजह से ये हमारे पूरा भारत देश में जो लॉकडाउन चल रहा है जिस वजह से हम लोगों का क्लास अभी ऑफ है, तो जो भी लड़के कॉल वगैरह करके ये बोल रहे हैं कि जीकेजीएस अब हम लोग भूल रहे हैं, उनके लिए वो वीडियो हम बनाएंगे जो उन लोगों को पढ़ा दिया गया है। जो भी हमारे लड़के हैं क्लास के जो साबखाना रोड डुमराव पटना क्यू सेंटर के हैं और सुपर टारगेट कोचिंग सेंटर जो सिमरी के हैं, वो ध्यान देंगे। जो क्वेश्चन उन लोगों को करा दिया गया है उस क्वेश्चन को हम रिपीटेशन कराएंगे। जो क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को कराएंगे तो जो कुछ कराएंगे वो ट्रिकली अभी होगा, तो ट्रिक के बारे में भी जो बता देंगे कि रिवाइज हो जाए आप लोगों को। और जो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन रिलेटिव कराए थे जो एक दूसरे से रिलेटिव होता है जिसमें हम लोग सस्पिशन होते हैं, सस्पिशन न हो और क्लास जो आने वाला कल में स्टार्ट हो तो दिक्कत न हो, इस वजह से जो रिलेटिव क्वेश्चन है उसको पहले रिपीटेशन कराएंगे जो अभी कराएंगे। और जो अभी आप लोगों को ट्रिक बताएंगे वो एक छोटा सा बोर्ड है हम लोगों का, घर ही में ये चीज बनाए हुए हैं क्लास में, तो जा नहीं पाए ये लॉकडाउन की वजह से। तो अब ध्यान देना है कि रिपीटेशन क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चन रिलेटिव है वो क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। पहले क्वेश्चन जो आप लोगों को हिस्ट्री से उठा रहे हैं क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन था कि आधुनिक युग का ऋषि किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग का ऋषि कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कहेगा कि आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। लेकिन यही क्वेश्चन अगर कह देगा कि आधुनिक युग का मन्नू किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाता है भीमराव अंबेडकर। तो सारा क्वेश्चन एक से रिलेटिव क्वेश्चन है, बट हमें ध्यान देना है कि किसका आंसर क्या होगा। क्योंकि देखिए जब क्लास चल रहा था उस समय रिपीटेशन बार बार हो रहा था तो दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो दिक्कत होगी, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आप लोगों को हो गया। अब देखिए एक से रिलेटिव क्वेश्चन जो दक्षिण भारत में अलवार लोग जो है वो संत एक मत दिए थे, जो मत आप लोगों को बताए थे क्लास में कि अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया, द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया, द्वैताद्वैत का प्रतिपादन किसने किया, शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन किसने किया, विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है एक से रिलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो क्या होगा, क्वेश्चन हम लोगों से दूर चला जाएगा। और जब हम लोगों का अगर एग्जाम हो तो उस समय हम गलतियां कर बैठेंगे। इसीलिए हम आप लोगों के लिए ऑनलाइन जो जीकेजीएस लाए हैं, इसमें अपना क्लास करके जूम करके या पुश करके वीडियो को देख लेना है, क्या दिक्कत हो रहा है तो दिक्कत जो है वो दूर करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चन है अभी हम आप लोगों को कराए कि अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है शंकराचार्य, लेकिन द्वैतवाद का प्रतिपादन किया है माधवाचार्य। वही क्वेश्चन अगर कहेगा द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया है, तो निम्बकाचार्य। वही अगर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो विशिष्टा आप लोगों को बता दें कि विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन कहेगा तो रामानुजाचार्य। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन किसने किया, तो वल्लभाचार्य। देखिए इसको टेक्निक के जरिए पकड़ेंगे क्वेश्चन को। कैसे, अद्वैतवाद जिसमें अ लगाया है, अद्वैतवाद का प्रतिपादन आप लोगों को बताए थे कि शंकराचार्य, जिनका केरल में कलादी में इनका जन्म हुआ था, वो शंकराचार्य अद्वैतवाद का ये प्रतिपादन किए थे। लेकिन द्वैतवाद का प्रतिपादन किए हैं माधवाचार्य। और दो बार बोलेगा द्वैतवाद का प्रतिपादन किया है निम्बकाचार्य। लेकिन अगर आपको कहेगा शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन, तो शुद्धाद्वैतवाद कहेगा तो वल्लभाचार्य। और विशिष्ट मतलब बड़े, तो विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया है रामानुजाचार्य। तो ये क्वेश्चन जो है एक दूसरे से रिलेटिव क्वेश्चन है और इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम भूलेंगे। तो इस वजह से वीडियो बनाए कि ये चीज आप लोगों को रिपीटेशन के जरिए ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे, ये अभी तो सब कुछ लिख नहीं पाएंगे और जो ट्रिकली बताएंगे वही अभी आप लोगों को लिखेंगे। हो सकता है
अगर अगला वीडियो बनाए तो उसमें सब कुछ लिख के आप लोगों को बताए, बट अभी जो हो रहा है वो फर्स्ट वीडियो मेरा है, तो इस पर अभी ध्यान देंगे, उसके बाद जैसा होगा वो आगे हम बढ़ाएंगे। अब देखिए कि मगध जो साम्राज्य है, मगध साम्राज्य पर आप लोगों को क्वेश्चन बताया गया था क्लास में कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजाओं का क्रम बताए थे कि हर्यक वंश था, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया, उसके बाद कौन सा वंश आया, उसके बाद कौन सा वंश आया। तो देखिए हर्यक वंश के बाद आया था शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आया था नंद वंश, नंद वंश के बाद आया मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद आया कण्व वंश। तो अब इसको हम आप लोग को ट्रिक बताए थे, जो एक आसान तरीका था ट्रिक को याद करने के लिए। और थोड़ा सा देखिए मेरा क्वेश्चन जो बनेगा ट्रिकली बनेगा, थोड़ा सा फनी या किसी को अल्टर लगेगा, लेकिन इस वजह से वो लगे तो लगे, लेकिन हमको याद कर लेना है, क्योंकि कोई भी बोर्ड एग्जाम हॉल में आपसे ये नहीं पूछता है कि ये आप कैसे याद किए हैं। आप जैसे भी उसको करेक्ट कीजिए वो आपको नंबर दे देगा और आपका रिजल्ट दे देगा। तो वही जो है फनी लगे तो उस चीज को लेना नहीं है, बस ध्यान देना है कि क्वेश्चन का आंसर होगा क्या। अब देखिए इसके ट्रिक आप लोगों को बताए थे कि हसीन मासुका, हसीन मासुका। तो ह से आपका हो जाएगा हर्यक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, न से हो जाएगा नंद वंश, म से हो जाएगा मौर्य वंश, सु से हो जाएगा शुंग वंश, और क से हो जाएगा कण्व वंश। तो इसको एक तरीका जो है, जो नहीं जानते हैं और जो जान रहे हैं वो सिर्फ रिपीटेशन कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि क्वेश्चन का आंसर वो लोग को याद आ जाए। अभी इसके बाद ये भी कराएंगे, अरेंजमेंट ही नहीं बताएंगे, इसके संस्थापक कौन थे, इसके अंतिम शासक कौन थे, वो सब आज इस वीडियो में होगा। तो जो नहीं जान रहे हैं वो जरूर थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देंगे। ये आप लोगों का ट्रिक है हसीन मासुका, जो अभी आप लोगों को बताए कि ह से हर्यक वंश होगा, सी से शिशुनाग वंश होगा, न से नंद वंश होगा, म से मौर्य वंश होगा, सु से शुंग वंश होगा, और क से कण्व वंश होगा। ये अरेंजमेंट है। तो वो देखिए अभी आपका यहाँ लिख दिए हसीन मासुका। तो ह से देखिए आपका हो जाएगा हर्यक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, न से हो जाएगा नंद वंश, म से हो जाएगा मौर्य वंश, सु से हो जाएगा शुंग वंश, और क से हो जाएगा कण्व वंश। ये देखिए अरेंजमेंट है हसीन मासुका जो अभी आप लोग को ट्रिक बताए। तो ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, उसके बाद म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, और क से कण्व वंश। अब देखिए इसका संस्थापक और इसका अंतिम शासक, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, शिशुनाग वंश के संस्थापक खुद थे शिशुनाग, नंद वंश के संस्थापक थे महापद्नंद, नंद वंश के बाद आया मौर्य वंश, मौर्य वंश के संस्थापक ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश, शुंग वंश का संस्थापक ये थे पुष्यभूतिशुंग, और शुंग वंश के बाद आया था कण्व वंश, कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। तो ये तो देखिए नॉर्मली आप लोगों को याद था, और जिनको नहीं याद था वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। और खास तौर जो हम लोगों को नया बैच जो 8 से 9, 9 से 10 दो बैच स्टार्ट हुआ था, उनके बच्चे जो है ध्यान देंगे, जो नए थे नया वाला बैच में। और देखिए अब हर्यक वंश के संस्थापक तो बिंबिसार, शिशुनाग क्या, शिशुनाग, न से नंद वंश, तो न से नंद वंश, तो नंद वंश के संस्थापक महापद्नंद, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश के ये शुंग वंश है, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यभूतिशुंग, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव। अब देखिए अब इनका अंतिम शासक भी हम लोगों को ध्यान देना है। तो अंतिम शासक अगर कहेगा तो हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। नंद वंश के संस्थापक, तो नंद वंश के संस्थापक तो महापद्नंद जी है, लेकिन नंद वंश के अंतिम शासक कहेगा तो घनानंद। मौर्य वंश के संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य है, लेकिन मौर्य वंश के अंतिम शासक कहेगा तो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे वो आपका हो जाएगा बृहद्रथ। शुंग वंश के संस्थापक तो थे पुष्यभूतिशुंग, लेकिन शुंग वंश के अंतिम शासक
कहेगा तो देवभूति। कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव, लेकिन कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे तो वो आपको हो जाएगा सुशर्मा। तो देखिए हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, यहां लिख दिए हैं। शिशुनाग वंश के संस्थापक जो थे खुद शिशुनाग थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्नंद। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति शुंग। और शुंग वंश के बाद आया कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। ये थोड़ा बोर्ड छोटा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है और हो सकता है अब नेक्स्ट वीडियो में व्यवस्था किया जाएगा। अब देखिए, अब इनके अंतिम शासक पर ध्यान देना है कि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो इसी के नीचे देखिए हम लिख दे रहे हैं कि हर्यक वंश के अंतिम शासक हो जाएगा नागदशक। शिशुनाग के अंतिम शासक कौन थे तो ये आपका हो जाएगा नंदीवर्धन। उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्नंद, लेकिन नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे तो घनानंद। उसके बाद मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, लेकिन मौर्य वंश के जब अंतिम शासक कहेगा तो वो आपका हो जाएगा बृहद्रथ। और मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक तो पुष्यभूति शुंग है, लेकिन पुष्यभूति शुंग संस्थापक है, लेकिन शुंग वंश का अंतिम शासक कहेगा तो देवभूति। इसको लिख लेंगे। और ये फर्स्ट वीडियो है, बोर्ड छोटा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी आगे आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा दूसरे बोर्ड पर। और उसके बाद में जो कण्व वंश, अब बचा शुंग वंश के बाद बचा कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक तो वासुदेव थे। कण्व वंश के संस्थापक तो वासुदेव थे, लेकिन कण्व वंश के अगर अंतिम शासक कहेगा तो वो आपका हो जाएगा सुशर्मा, अंतिम शासक। तो ये आज का वीडियो में सिर्फ आप लोगों को यही बताया गया है कि ये जो मगध साम्राज्य के शासन काल है उसका अरेंजमेंट बताए हैं, जो हसीन मास्क का आप लोगों का ट्रिक है उसके जरिए जो संस्थापक है संस्थापक बताए हैं और अंतिम शासक बताए हैं। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लेंगे और देखने के बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में, हाँ ये पहले बोल दे रहे हैं कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा अगर त्रुटि हो रहा है तो मैनेज कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इससे बेटर करेंगे। धन्यवाद।